हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका एन बी ई लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम यूरोप में राष्ट्रवाद की सेकंड वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम इस चैप्टर को ख़त्म करवाएंगे, तो वीडियो को ध्यान से देखें और एन बी ई लर्निंग को सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड होगी तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन लिंक आ जाएगा। ठीक है बच्चों, शुरुआत करते हैं क्लास की। तो रूमानी कल्पना राष्ट्रीय भावना जो टॉपिक है, इसमें क्या है, एक सांस्कृतिक आंदोलन है जिसने राष्ट्रवादी भावना को एक विशेष रूप से विकसित की है। रूमानी कल्पना क्या क्या आ गया बेटा? लोकगीत आ गए, लोक कविता, लोक नृत्य, है ना, ये सब आ जाते हैं रूमानी कल्पना में। तो एक रूमानी कल्पना एक सांस्कृतिक आंदोलन है, यानी कि संस्कृति में खान पान, रहन सहन, पहनावा, वेशभूषा, ये सब आता है, जिसने राष्ट्रवाद की भावना के एक विशेष रूप को विकसित की, जिसमें तर्क वितर्क, विज्ञान के महिमा मंडन की आलोचना की और उसकी जगहों भावनाओं अंतर्दृष्टि, रहस्यवादी भावनाओं पर जोर दिया। यानी लॉजिक वॉजिक को सबको त्याग के कहा कि हम इसी देश में पैदा हुए निवासी हैं, हम एक ही भाषा बोलते हैं, हम एक ही जाति के हैं, तो ये देश हमारा है। तो मेन चीज़ है इसमें कि भावनाओं, अंतर्दृष्टि और रहस्यवादी भावनाओं पर जोर दिया गया। रूमानी कल्पना में क्या किया है बच्चों? तो अंतर्दृष्टि, भावनाओं और रहस्यवादी भावनाओं पर जोर दिया, यानी एक सांस्कृतिक आंदोलन था ये। आगे बढ़ते हैं हम। इसके लिए बहुत अच्छी लाइन ये दे रखी है, जर्मन दार्शनिक योहान गॉटफ्रीड, ये आएगा किसने कहा? जर्मन दार्शनिक योहान गॉटफ्रीड ने कहा कि लोकगीत, लोक कविता, लोक नृत्यों के माध्यम से आम लोगों के बीच जर्मनी की संस्कृति को जगाने की कोशिश करी है। तो लोगों में कैसे, जैसे हम 15 अगस्त आ रहा है, हम राष्ट्रगान गाएंगे या देशभक्ति गीत गाएंगे तो हमारे अंदर राष्ट्रवाद की भावना आएगी। उसी प्रकार जर्मन दार्शनिक योहान गॉटफ्रीड ने कहा कि लोकगीत, लोक कविता, लोक नृत्यों के माध्यम से आम लोगों के बीच जर्मन संस्कृति को जगाने की कोशिश की गई है। तो आएगा किसने कहा, क्योंकि मल्टीपल चॉइस आएंगे तो इसके भी वीडियो डालूंगा मल्टीपल चॉइस की। फिलहाल हम चैप्टर को समझते हैं। भाषा ने भी राष्ट्रीय भावनाओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जैसे हिंदी भाषा बोलने वाले लोगों ने हिंदुस्तान शब्द का नारा दिया और अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाया, उसी प्रकार भाषा ने भी राष्ट्रीय भावनाओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है कि रूमानी कल्पना कैसे विकसित की गई? गीतों से, कविताओं से, नृत्यों के माध्यम से, अंतर्दृष्टि से, रहस्यवादी भावनाओं से, इन सभी से रूमानी कल्पना और राष्ट्रीयवाद की भावना विकसित की गई यूरोप के देशों में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है भूख, कठिनाइयाँ और जन विद्रोह। ये घटना कब घटी? 1830 में। तो 1830 का दशक भारी विपदा लेकर आया, ठीक है, भारी परेशानियां लेकर आया, विपदा गलती टाइप हो गया, भारी विपदा लेकर आया, मुसीबतें लेकर आया। 18 दशक क्या होता है? 30 से 40 साल का टाइम, मतलब कि 1830 का दशक बोला है तो 1830 से लेके 1840 के बीच जो भी घटनाएं घटेंगी वो इसके दशक की मानी जाएंगी, यानी 10 साल का समय। तो जो ये डेट है बेटा याद रखनी है आपको कि 1830 का दशक भारी कठिनाइयाँ और परेशानी लेकर आया। कहाँ पे? यूरोप में। ठीक है बेटा, यूरोप में। अगला, 19वीं सदी के प्रथम भाग में यूरोप जनसंख्या में वृद्धि हुई, यानी जब 19वीं सेंचुरी स्टार्ट हुई उस समय कैसे भूख, कठिनाई या जन विद्रोह क्यों हुआ? क्योंकि जनसंख्या में बहुत वृद्धि हो गई। हमारे देश में गरीबी क्यों है? जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। ठीक उसी प्रकार 19वीं सदी के प्रथम भाग में यूरोप में जनसंख्या में वृद्धि हुई। अधिकांश देशों में उपलब्ध रोजगार की तुलना में नौकरियों ढूंढने वाले अधिक थे, यानी कि रोजगार कम है और रोजगार ढूंढने वाले अधिक लोग। तो ठीक है, ये दशक भारी विपदा लेकर आया। विपदा क्या थी? जनसंख्या में ज़बरदस्त वृद्धि हुई जिससे नौकरी मिलना कठिन हो गई। अगला पॉइंट है ग्रामीण इलाकों के अतिरिक्त आबादी शहर जाकर भीड़ भाड़ वाले गरीब बस्तियों में, यानी कि जो गांव से लोग आए, जैसे हमारे यहाँ गांव से लोग आते हैं, झुग्गी झोपड़ी बनाकर रहते हैं, उसी प्रकार ग्रामीण इलाकों की अतिरिक्त आबादी शहर जाकर भीड़ भाड़ वाले गरीब बस्तियों में रहने लगी। खाद्य पदार्थ की कीमत बढ़ने या फसल के खराब होने के कारण शहरों और गाँव में व्यापक गरीबी फैल जाती थी। तो ये भी हुआ कि फसलें काफ़ी ख़राब हुई या कीमत बढ़ गई
इससे क्या हुआ, गरीबी फैल गई। वर्ष 1848, ये डेट याद रखना, वर्ष 1848 में पेरिस के लोग सड़क पर उतर आए और लुई फिलिप को भागने पर मजबूर कर दिया। लुई फिलिप कौन थे आपको पता है? जब नेपोलियन हार गया था तो लुई फिलिप फ्रांस का राजा बना था, जिसने बूर्बो राजवंश को आगे बढ़ाया। लुई 16वां 1789 क्रांति में ख़त्म हुआ था। फिर नेपोलियन आए थे, नेपोलियन के बाद लुई फिलिप आए थे। ठीक है, तो ये आएगा लुई फिलिप, जो कि राजा थे, कहाँ के? फ्रांस के राजा थे। तो वर्ष 1848 में पेरिस के लोग सड़क पर उतर आए। पेरिस राजधानी है फ्रांस की। लुई फिलिप को भागने पर मजबूर किया। अंत में नेशनल असेंबली ने पेरिस में गणराज्य तो सच्चे शब्दों में आज़ादी जो मिली फ्रांस को 1848 में मिली। 1789 में क्रांति जरूर हुई या लड़ाई जरूर हुई, कुछ समय के लिए अच्छा भी रहा, लेकिन सही मायनों में 1848 में ही फ्रांस को आज़ादी मिली। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1845 में एक और घटना घटी। सिलेसिया एक जगह का नाम है, बुनकरों ने ठेकेदार के खिलाफ विद्रोह कर दिया। तो ये सारे महत्वपूर्ण पॉइंट हैं कि कैसे 1830 का दशक भूख कठिनाई और जन विद्रोह का रहा। तो दशक याद करना है, 1830 का दशक भूख कठिनाई और जन विद्रोह का रहा। क्या क्या हुए थे? जनसंख्या बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, गरीबी बढ़ गई, नौकरी ढूंढने वालों की संख्या में बढ़ोतरी हो गई, फसलें खराब हो गई। लुई फिलिप छोड़ के भाग गया क्या? फ्रांस, और फ्रांस को गणराज्य घोषित कर दिया गया। ठीक है, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है बेटा। अगला टॉपिक, उदारवादियों की क्रांति। तो सच्चे मायने में मैंने अभी बताया कि जो फ्रांस आज़ाद हुआ है 1848 में, क्रांति तो पहले भी हुई थी। उदारवादी लोग कौन थे आपको मैंने इससे पहले वीडियो में समझा रखा है, जिसको नहीं पता वो फर्स्ट वीडियो देखेंगे, देन सेकंड देखेंगे। तो उदारवादियों वो लोग थे जो व्यक्ति की आज़ादी के पक्ष में थे और संपत्ति के अधिकार के पक्ष में थे। अगला पॉइंट है बेटा, 1848 में उदारवादी क्रांति शुरू कर दी गई। तो 1848 में उदारवादी क्रांति शुरू कर दी गई। फरवरी 1848 की घटनाओं से राजा को गद्दी छोड़नी पड़ी, जो अभी मैंने पढ़ा। एक गणतंत्र की घोषणा हुई, कहाँ हुई थी? पेरिस में हुई थी। फरवरी 1848 की घटनाओं से राजा कौन था? लुई फिलिप, याद करना, लुई फिलिप। लुई 16वां मत लिख देना बच्चों, गलत हो जाएगा आपका। लुई फिलिप था जिसको गद्दी छोड़नी पड़ी। एक गणतंत्र की घोषणा की गई और सभी पुरुषों को, अब एक रूल बना कि सभी पुरुषों को वोट डालने का अधिकार। स्टार्टिंग में 1791 में क्या था कि जो 25 साल का युवक है पुरुष और जो 3 दिन कमाई के बदले टैक्स दे सकता है, सिर्फ उसी को वोट डालने का अधिकार था। लेकिन बाद में 1848 में क्या कहा गया कि अब सभी पुरुष वोट डाल सकते हैं, भले वो 3 दिन का टैक्स दें ना दें, लेकिन अभी भी महिलाओं को, दासों को वोट डालने का अधिकार नहीं था। क्रांति का नेतृत्व किसने किया बेटा? शिक्षित मध्य वर्गों ने, यानी मिडिल क्लास एजुकेटेड पीपल ने। इन्होंने संविधान की मांग को राष्ट्रीय एकता के साथ जोड़ दिया। कहा कि हम संविधान भी बनाएंगे और देश को राष्ट्रीय एकता में जोड़ेंगे। तो बहुत ही 3 पॉइंट में आपको मैंने पूरा समझा दिया, बहुत अच्छा टॉपिक है वाला। पहला पॉइंट क्या है कि उदारवादी क्रांति कब शुरू हुई और इसका क्या असर पड़ा, कि राजा को गद्दी छोड़नी पड़ी, और इसका नेतृत्व किसने किया। तो ये महत्वपूर्ण है। अगर इसके 3 पॉइंट अगर ऑप्शन में आते हैं तो उपरोक्त सभी माने जाएंगे। एक और चीज़ इसी में, फ्रैंकफर्ट संसद, ये कहाँ पे? जर्मनी में। तो जर्मनी की संसद को फ्रैंकफर्ट संसद कहा गया है। इसके बारे में जो घटना है वो सुनते हैं हम। 18 मई 1848 को, डेट याद रखनी है, 18 मई 1848 को राजनीतिक संगठन के 831 निर्वाचित सदस्यों ने फ्रैंकफर्ट संसद की बैठक सेंट पॉल के चर्च में आयोजित किया। तो किसने? 1831 मेंबर थे ना फ्रैंकफर्ट, ठीक है, संगठन था, एक ग्रुप था, उसने सेंट पॉल के चर्च में आयोजित किया और जर्मन राष्ट्र के लिए संविधान का मसौदा, कि जर्मनी राष्ट्र के लिए संविधान बनेगा एक। ठीक है, जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने किया, आगे बताऊंगा आपको इस वीडियो में। तो जर्मनी देश कैसे बना वो भी पढ़ेंगे इसमें। तो 18 मई की घटना ये 831 निर्वाचित सदस्यों ने फ्रैंकफर्ट संसद के बैठक मतलब मीटिंग हॉल में एक आयोजित की मीटिंग, और वहाँ पे जर्मनी राष्ट्र के लिए मसौदा, यानी कि कैसे कैसे अगर जर्मन कंट्री बनेगी तो क्या रूल किसके पास होना चाहिए, वो क्या, ये प्राच्य के राजा द्वारा अस्वीकार कर दिया।
जो ये मसौदा फ्रैंकफर्ट संसद ने तैयार किया बेटा, ये वाला मसौदा, तो प्राशिया के राजा द्वारा अस्वीकार किया गया था। वहीं संसद का सामाजिक आधार कमज़ोर हो गया था, क्योंकि श्रमिकों, मजदूरों, महिलाओं को कोई अधिकार नहीं दिया। इस संविधान में एक कमी थी बेटा। कमी क्या थी? कि श्रमिकों, मजदूरों और महिलाओं को कोई भी अधिकार नहीं दिया गया था। तो सभी इस पॉइंट को नोट करेंगे। इन्होंने निरंकुश राजतंत्रों में कुछ बदलाव के लिए मजबूर किया। भूदासत्व और बंधुआ को समाप्त किया। किसमें? फ्रैंकफर्ट संसद में जो मीटिंग हुई, तो ये पॉइंट निकल कर आए। हंगरी को अधिक स्वायत्ता, हंगरी एक कंट्री है, उसको थोड़ी आज़ादी दे दी गई। तो ये सारे पॉइंट किसके? फ्रैंकफर्ट संसद के। कब मीटिंग हुई? 18 मई को हुई। कितने लोग शामिल थे? 831 लोग शामिल थे। कब हुई? 18 मई 1848 को। कहाँ पर हुई? सेंट पॉल के चर्च में हुई। ठीक है। क्या हुआ था? मसौदा तैयार किया गया था। इसको क्यों अस्वीकार कर दिया? क्योंकि श्रमिकों, मजदूरों, महिलाओं को कोई अधिकार नहीं था। क्लियर। इसके बाद निरंकुश राजतंत्र में कुछ बदलाव किया गया। भूदासत्व, बंधुआ श्रम को समाप्त किया गया और हंगरी को स्वायत्ता दी गई। ये भी आएगा कि दास प्रथा का अंत कब हुआ? 1848 में ही हुआ बेटा। अब है 2 महान राज्य, जर्मनी, इटली। देश कहेंगे या राज्य कहें, इनका निर्माण कैसे हुआ? सेकेंड वर्ल्ड वॉर जर्मनी, इटली, जापान ने मिलकर लड़ा था, हालांकि हार गए थे। तो जर्मनी और इटली का एकीकरण पढ़ेंगे बेटा इस टॉपिक में। जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ? ये टाइम पीरियड जब से घटना घटती आई और 1871 में जर्मनी 1871 में एकीकरण करवा के बैठा था। 1871 में जर्मनी का एकीकरण हुआ। कैसे हुआ? ये 4 पॉइंट ध्यान रखने। प्राशा की सेना, प्राशा एक कंट्री थी पहले, जर्मन नहीं था। प्राशा की सेना और नौकरशाही की मदद से ऑटो वॉन बिस्मार्क ने राष्ट्रीय एकीकरण के लिए आंदोलन का नेतृत्व किया। यानी प्राशा की सेना की हेल्प लेके और नौकरशाही, जो वहाँ पे प्राशा वर्किंग पीपल्स हैं, उनकी हेल्प लेके बिस्मार्क ने राष्ट्रीय एकीकरण के लिए आंदोलन का नेतृत्व किया। ठीक है। राष्ट्रीय एकता यानी जर्मनी की एकता के लिए आंदोलन का लीडर बने कौन? ऑटो वॉन बिस्मार्क। एक क्वेश्चन आता है 1 नंबर में कि जर्मनी के एकीकरण किसने किया? ऑटो वॉन बिस्मार्क ने किया। 7 वर्षों के दौरान, भाई 7 साल हो गए, गिन लो, थोड़ा कम होगा, मतलब उससे पहले भी युद्ध चल रहा था। तो 7 साल के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस से 3 युद्धों में प्राशा की जीत हुई। यानी प्राशा की सेना ने किस किस को हराया? ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस को। ठीक है। 3 युद्धों में प्राशा की जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। तो 3 कंट्री को हरा के प्राशा या जर्मनी का एकीकरण किया गया। जनवरी 1871, ये बेटा से आ गया, 1871 में वर्साय में हुए एक समारोह में प्राशा के राजा काइजर विलियम प्रथम ने नए जर्मन साम्राज्य का नेतृत्व किया। इसका मतलब है जर्मनी के पहले सम्राट का नाम क्या है? काइजर विलियम प्रथम। याद करना बच्चों, काइजर विलियम प्रथम, जूम कर रहा हूँ मैं, काइजर विलियम प्रथम जर्मनी के पहले राजा रहे। ठीक है, सम्राट बने। और जर्मनी के एकीकरण में ऑटो वॉन की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही। तो ये 4 पॉइंट है। पहला कि प्राशा की सेना की मदद ली और नौकरशाही की मदद किसने ली? ऑटो वॉन बिस्मार्क ने ली। उसने क्या किया? सेना बना के 7 वर्षों के दौरान 3 महायुद्ध लड़े। महायुद्ध इसलिए कहे जाएंगे क्योंकि बड़ी बड़ी कंट्री थी ये। और 1871 वो घड़ी आ गई थी, 1871 जब वर्साय में एक समारोह हुआ जिसमें प्राशा के पहले राजा थे काइजर विलियम प्रथम को नए जर्मन साम्राज्य का राजा घोषित किया गया। और जर्मनी के एकीकरण में ऑटो वॉन बिस्मार्क की भूमिका रही। ठीक है, महत्वपूर्ण टॉपिक है। कब हुआ, किसने किया और राजा कौन था? ये 3 प्रश्न बनेंगे इस टॉपिक से। अगला, इटली का एकीकरण। तो इटली भी भाई स्टार्टिंग में 7 राज्यों में बटा हुआ था। इटली स्टार्टिंग में 7 राज्यों में बटा हुआ था। ठीक है बच्चों, इसमें केवल सार्डिनिया, पीडमोंट पर इतावली राजघराने का, इतावली वर्ड से आया इटली। तो याद रखना कि सार्डिया पीडमोंट में इतावली राजघराने का शासन था, इसलिए इसको इटली कहा गया है। 7 राज्यों में बटा हुआ था, जिसमें एक मेन ये भी था। 1830 में जोसेपे मैत्सिनी, नाम सुना होगा इसका, इसने यंग इटली, यंग यूरोप नामक के जो संगठन बनाए थे। 1830 में जोसेफ मैत्सिनी ने एक एकीकरण कार्यक्रम शुरू किया गया, लेकिन वह असफल रहा। भाई उसने कोशिश करी थी लेकिन असफल हो गया। जोसेफ मैत्सिनी ने इटली के एकीकरण के लिए 2 संगठन बनाए। 2 संगठन बनाए। कौन कौन से? यंग इटलिया और यंग यूरोप। तो 2 संगठन किसने बनाए?
जिउसेपे मैत्सिनी ने बनाए थे। तो मंत्री कावूर कहाँ के मंत्री थे? ये यहीं के थे, साड़िया पीडामन के। तो मंत्री कावूर ने जिउसेपे गैरिबाल्डी की मदद से, गैरिबाल्डी एक इसके मित्र थे, किसके? मैत्सिनी के। मंत्री प्रमुख कावूर ने जिउसेपे गैरिबाल्डी की मदद से आंदोलन का नेतृत्व किया, यानी इसकी हेल्प से इसने ग्रुप बनाए, साथ में जिउसेपे गैरिबाल्डी भी था, उसने आंदोलन का नेतृत्व किया। 1861 में विक्टर एनुअल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित कर दिया। तो इटली कितने राज्यों से मिलकर बना? 7 भागों से मिलकर इटली बना है। पहला प्रश्न, राजा का नाम क्या है? विक्टर इनुमुअल द्वितीय 1861 में। तो 10 साल पहले इसका एकीकरण हुआ, 10 साल बाद जर्मनी का हुआ। याद रखना 1861 1871। ठीक है। अब ब्रिटेन, इंग्लैंड जिसने हम पर 300 साल कब्जा किया, इंग्लैंड जिसने अमेरिका पे भी कब्जा किया था, जो हम आज इंग्लैंड ब्रिटेन को देखते हैं वो पहले ऐसा नहीं था। क्या था? देखो, 18वीं सदी के पहले ब्रिटेन था ही नहीं, 18th सेंचुरी में ब्रिटेनी राज था ही नहीं। ब्रिटानी द्वीप में समूह में रहने वाले लोग कौन कौन से थे? अंग्रेज, वेल्स, स्कॉट या स्टायरिश, यानी ये जातियाँ थी। इनकी मुख्य पहचान निर्जाति है, यानी कोई भी अलग अलग जाति के लोग थे। तो 18th सेंचुरी में ब्रिटानी राज था ही नहीं, ब्रिटानी द्वीप था जहाँ पे अंग्रेज, वेल्स, स्कॉट को स्टायरिश भी बोलते हैं, ये मुख्य पहचान के लोग रहते थे, निर्जाति थी। 1688 में संसद के माध्यम से एक राष्ट्र राज्य बना, जिसे केंद्र में इंग्लैंड था, यानी 1688 में, याद रखना इस डेट को, 1688 में संसद के माध्यम से एक राष्ट्र का निर्माण हुआ जिसका नाम इंग्लैंड था। अंग्रेजी सांसद ने राजशाही से ताकत छीन ली, यानी अंग्रेजों ने संसद से राज करने की प्रणाली छीन ली। जब भी आज भी इंग्लैंड में रानी है, राजा महाराजा होते हैं। यूनियन अधिनियम, ये आएगा यूनियन अधिनियम 1707 के परिणाम स्वरूप यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, जिसे हम यूके बोलते हैं, का गठन किया। यानी यूके खाली इंग्लैंड नहीं है, यूके में 3 कंट्री शामिल हैं। अगर वहाँ का वीज़ा बनवाते हो तो 3 कंट्री में घूम सकते हो। तो यूनियन अधिनियम 1707 के परिणाम स्वरूप यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ। ठीक है। उसके बाद असफल क्रांति के बाद 1801 में आयरलैंड को भी इसमें शामिल कर लिया। पहले कौन था? पहले इसमें स्कॉटलैंड था, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड। 1707 में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड थी। ठीक है, ये याद रखना, 1707 में ये 2 कंट्री थी। फिर 1801 में आयरलैंड को भी ऐड कर लिया। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया और नया ब्रितानी राष्ट्र का निर्माण किया गया। इसकी प्रमुख एंग्लो संस्कृति, अंग्रेजी संस्कृति का प्रसार किया। तो ब्रिटेन में मोस्टली अंग्रेज हैं और वहाँ पे दो धर्म के बीच लड़ाई थी, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। ये भी याद रखना कि ब्रिटानी उपनिवेशवाद में कौन से 2 धर्मों के बीच युद्ध था? तो प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक। ये बुक में मिलेगा आपको, प्रोटेस्टेंट, ठीक है, और कैथोलिक। ठीक है बेटा, ये 2 धर्म थे, लड़ रहे थे। एंड में अंग्रेजी भाषा फैली। तो ब्रिटेन कैसे बना बेटा? याद होना चाहिए आपको, जो सबसे ताकतवर देश बना हुआ है आज, जिसने इंडिया पर कब्जा कर रखा था, अमेरिका को हराया था, वो कैसे बना? तो 1688 में पहले संसद का निर्माण हुआ, फिर इंग्लैंड बना, फिर राजा की ताकत छीन ली गई, फिर 1707 में एक नियम के अनुसार यूके बना, उसमें स्कॉटलैंड को शामिल कर रखा था, फिर आयरलैंड को भी शामिल कर लिया और अंग्रेजी संस्कृति का प्रसार किया। अब है टॉपिक राष्ट्र की दृश्य कल्पना। जैसे हम भारत माता की जय बोलते हैं, वैसे राष्ट्र को महिला की आकृति के रूप में चित्रित किया गया। राष्ट्र को महिला की आकृति, रूपक के रूप में चित्रित किया गया था। राष्ट्र को स्त्री के रूप में परिभाषित करने के लिए चुना गया था, जो वास्तविक जीवन में किसी विशेष महिला के लिए नहीं है। यानी राष्ट्र को महिला का दिया गया नाम, वास्तव में ऐसी महिला कोई है नहीं। जैसे भारत माता, कोई हमारे यहाँ भारत माता नहीं है, लेकिन हमने भारत को माता की संज्ञा दी। ठीक उसी प्रकार फ्रांस में मरियान और जर्मनी में जर्मेनिया, फ्रांस में मरियान, जर्मनी में जर्मेनिया को राष्ट्र का रूपक माना गया। याद रखना इस बच्चों इस टॉपिक को, फ्रांस की माता को मरियान, जर्मनी में जर्मेनिया, रूपक इसे बोलते हैं, राष्ट्र का रूपक। ठीक है, राष्ट्र को किस रूप में दिखाया गया? मरियान और जर्मेनिया में। और ये आपका अंतिम टॉपिक है बेटा, राष्ट्रवाद साम्राज्यवाद। बाल्कन वाला टॉपिक बड़ा कठिन, बच्चों को कभी समझ नहीं आता, तो मैं समझा रहा हूँ कि बाल्कन क्षेत्र एक जगह है
कौन कौन से देश शामिल हैं इसमें? रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवानिया, सर्बिया और मार्टिनेगो। यानी इतनी कंट्री हैं, आप याद नहीं कर पाओगे। फिलहाल बाल्कन क्षेत्र में बहुत सारे देश शामिल थे, जिसमें रोमानिया, बुल्गारिया याद हो जाएगा आपको, तो कर लेना आप, ये देश शामिल थे। बाल्कन भौगोलिक और जातीय भिन्नता, यानी बाल्कन क्षेत्र में जब इतने सारे देश थे तो सबकी जाति और बनावट भी अलग अलग होगी, तो भौगोलिक और जातीय भिन्नता अलग अलग थी। जो ऑटोमन साम्राज्य, यानी यहाँ पे ऑटोमन साम्राज्य ने कब्जा कर रखा था, ऑटोमन और बाल्कन में युद्ध होता रहता था बेटो। रूमानी राष्ट्रवाद के विचार और ऑटोमन साम्राज्य के विघटन, यानी बाल्कन क्षेत्रों में रूमानी, पता है, राष्ट्रवाद की भावना का विकास हुआ। बाल्कन क्षेत्रों में जब राष्ट्रवाद की भावना का विकास हुआ और ऑटोमन साम्राज्य का विघटन हुआ तो स्थिति काफ़ी अलग हो गई। अब और बाल्कन राज्य भाई, एक तो ऑटोमन साम्राज्य दुश्मनी घेर रखी थी, दूसरा आपस में भी लड़ते थे। ये इतने देश बताए मैंने, रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस। बाल्कन राज्य एक दूसरे से भारी ईर्ष्या करते थे और प्रत्येक राज्य ज़्यादा से ज़्यादा इलाका हथियाना चाहता था। साम्राज्यवाद का मतलब है कि अपनी ज़मीन को और आगे बढ़ाना, यानी एक कंट्री को जीत के आप उसमें अपने को में शामिल कर लेना। तो राष्ट्रवाद की भावना बाल्कन क्षेत्रों में तो आ गई थी, लेकिन साम्राज्यवाद की भावना भी आ गई थी। भाई आज़ाद हो रहे थे लेकिन एक दूसरे से ईर्ष्या करते थे, हथियाना चाहता था। तो इसका एक फ़ायदा उठाया यूरोपीय शक्तियों ने, भाई फ्रांस, ब्रिटेन, इंग्लैंड ने। यूरोपीय शक्तियों ने भी इस क्षेत्र पर अपना नियंत्रण बढ़ाने की कोशिश करी और इस कारण से कई युद्ध हुए। अंत में 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ। इसी वजह से हुआ बेटा, क्यों हुआ? कि हर देश अपनी ज़मीन को बढ़ाना चाहता था। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार का कारण है साम्राज्यवाद व्यवस्था। टॉपिक आसान है, मुश्किल नहीं है। एक बार दोबारा से बता रहा हूँ कि बाल्कन क्षेत्र है जहाँ पे कंट्री शामिल है। ऑटोमन साम्राज्य भी, वहाँ पे मैप देखेंगे, बुक में मैप भी है। फिर रूमानी राष्ट्रवाद की भावना आई इनमें, देश आज़ाद होने लगे लेकिन इनमें आपस में ईर्ष्या फैल गई। और सबसे अंतिम है, ये आपको याद करना, एक नंबर में आएगा, ये प्रतीक। टूटी हुई बेड़ी किसका प्रतीक है? आज़ादी मिलने का। बाज छाप कवच जर्मन साम्राज्य की प्रतीक शक्ति। बाज छाप कवच क्या है? जर्मन साम्राज्य की प्रतीक शक्ति। बलूत पत्तियों का मुकुट बहादुरी का प्रतीक है। बलूत पत्तियों का मुकुट किसका प्रतीक है? बहादुरी का। तलवार मुकाबले की तैयारी। तलवार पर लिपटी जैतून की डाली, शांति की चाह। लाल काला सुनहरा तिरंगा, ये उदारवादियों का झंडा था, जो जर्मन के ड्यूक्स में प्रतिबंधित घोषित कर दिया राजा ने। उगते हुए सूर्य किरणें, एक नए युग, जब सूरज उगता है एक नया सवेरा होता है, वैसे एक नए युग का सूत्रपात था। ये भी आपको लर्न करने। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी ज्ञान का लाभ हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको वीडियो जल्दी जल्दी मिलती रहे, ठीक है। और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें और जुड़े रहें NV लर्निंग के साथ। धन्यवाद।